नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। हिमालय के संरक्षण के लिए बनाई जाएगी कमेटी। हर साल 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। नई दिल्ली में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक का आयोजन। बैठक में वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने किया उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। महिला अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस ने रुद्रपुर में जिलाधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर खींचा सरकार का ध्यान। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण की समीक्षा। सूख रहे जल स्रोतों के उपचार, रिचार्ज क्षेत्रों की पहचान और सीमांकन के दिए निर्देश। और देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने चलाया भिक्षावृत्ति रोकने का अभियान। पेट्रोलिंग और होमगार्ड पीआरडी जवानों की होगी तैनाती। अब समाचार विस्तार से। हिमालय के सरोकारों से जुड़े विषयों के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। हिमालय दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यूकॉस्ट के निदेशक दुर्गेश पंत की अध्यक्षता में ये कमेटी बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में हर वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। देहरादून में भी इस वर्ष तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पहाड़ों में आपदाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें हिमालय जल और जंगल के संरक्षण की दिशा में मिलकर प्रयास करने हैं। अनेक आपदाएं हम प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करते हैं। हम कभी ऋणी की आपदा देखते हैं, कभी केदारनाथ की आपदा, इस बार फिर केदार घाटी में आपदा, हमारे घनसाली क्षेत्र में आपदा। 3-4 जगह मैं स्वयं गया, गुत्तू गया, घनसाली गया और अभी बरनावत पर्वत में भी थोड़ा उसी प्रकार के साइन। धारचूला में देखे तो एल धारा में, उसके आसपास दारमा घाटी, ब्यास घाटी, उन सभी घाटियों में किसी न किसी रूप में, किसी साल अतिवृष्टि के रूप में, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं बादल फटने के रूप में, इन आपदाओं का हमको सामना करना पड़ता है। हिमालय के संरक्षण के लिए कई कार्य किए जा सकते हैं। जल स्रोतों और नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में भी उन्होंने हिमालय के लिए अलग से योजना बनाई जाने की बात उठाई है। उत्तराखंड की जनसंख्या 1.25 करोड़ है, जबकि हर साल लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। उत्तराखंड के लिए योजना बनाते समय राज्य में आने वाली फ्लोटिंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर योजना बनाने के लिए नीति आयोग से अनुरोध किया है। कार्यक्रम में हैस्को के संस्थापक और पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि हिमालय से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक क्षेत्र में भी ले जाना होगा। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि मध्य हिमालय के लिए विकास का मॉडल बनना जरूरी है। वहीं यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि 2 से 9 सितंबर तक हिमालय सप्ताह के रूप में राज्य भर में कई कार्यक्रम किए गए। संवेदनशील पारिस्थितिकी और तंत्र के चलते हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर है। पिछले 1 दशक में क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ी हैं। हिमालय दिवस के अवसर पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर MG ठक्कर ने कहा कि युवा पर्वत श्रृंखला होने के चलते यहाँ तीव्र मौसमी घटनाओं का असर भी ज़्यादा हो रहा है। भूस्खलन जैसी घटनाएं पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास मॉडल को अपनाना बेहद जरूरी है। तो इससे पता चला कि हिमालय की सेंसिटिव सिस्टम के अंदर उसकी इकोलॉजी, उसका ह्यूमन इंटरवेंशन जिसको बोलते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन करने लगे, वहाँ आबादी बढ़ गई है,
तो वहाँ नगर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, और खेत बन रहे हैं, तो पहाड़ियों में जो जंगल है उसको काट रहे हैं। तो ये सेंसिटिव जोन में हम मानव सभ्यता भी इतनी बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार कर रही है जो पहले नहीं था। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और हिमालय के इकोसिस्टम पर मंथन किया गया। आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से आए भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविद के साथ ही उत्तराखंड सरकार और हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी कार्यशाला में शामिल हुए। सभी का मानना था कि हिमालय के संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देहरादून में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिनों के अंदर जनपदों में लंबित कार्यों का परीक्षण करवाकर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। साथ ही जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनके आउटकम आंकड़े सहित पेश किए जाए। बैठक में बताया गया कि पेयजल निगम द्वारा राज्य में कुल 78 और जल संस्थान द्वारा राज्य के कुल 415 क्रिटिकल जल स्रोत चिन्हित किए गए हैं। आनंद वर्धन ने कहा, प्रदेश के अंदर बंद पड़े हैंडपंप को दोबारा रिचार्ज करने के लिए कार्य किया जाए। बंद पड़े हैंडपंपों के माध्यम से भूजल रिचार्ज करने की कार्य योजना बनाने को भी कहा। प्रदेश में पिछले साल तक पूरी तरह सूख चुके हैंडपंपों की गिनती कराने की भी निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने क्रिटिकल जल स्रोतों के उपचार के लिए वैज्ञानिक विधि से स्प्रिंग शेड और रिचार्ज क्षेत्रों की पहचान और सीमांकन कराने को कहा है। जल संरक्षण के साथ ही जल गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए रिचार्ज के तरीकों को अपनाया जाए। उन्होंने कहा, पेयजल निगम, जल संस्थान, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हित किए गए कार्यों में आपसी समन्वय के साथ तेजी लाई जाए और हर योजना का तकनीकी अध्ययन जरूर करवाएं। चारधाम यात्रा की मौजूदा चुनौतियों से सबक लेते हुए उत्तराखंड पुलिस बेहतर यात्रा प्रबंधन की योजना तैयार कर रही है। बारिश में कमी आने के साथ ही चारों धाम में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। यातायात निदेशक और पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने चारधाम यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चारधाम यात्रा में पार्किंग, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, यातायात व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी व्यापारिक स्थलों पर यात्रियों के रुकने की क्षमता का डाटा तैयार करने को कहा गया है। यातायात निदेशक ने निर्देश दिए कि चारों धाम में दर्शन के लिए यात्रियों को लंबी कतार में खड़े रहना पड़े, इसके लिए टोकन व्यवस्था पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा को बेहतर बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वाले एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा और कौन से इश्यूज आ सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके हिसाब से एक डायनेमिक प्लान तैयार करना जिसमें कि डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हों, डिफरेंट टाइप के प्लान्स हों कि अगर रूटीन में ट्रैफिक चल रहा है तो हमारा ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी, और अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर बन रहा है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। इसके अलावा जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि हमारी मेन यात्रा जो है हरिद्वार से स्टार्ट होती है, तो वहाँ से हम कैसे पूरा का पूरा जो चारधाम में आने वाला ट्रैफिक है उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। उसमें आगे जो हमारे रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं ताकि एनफोर्समेंट में कम से कम इश्यूज़ आएँ, ज़्यादा इश्यूज़ ना आएँ। आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा किया गया। बैठक में विभिन्न विषयों, विधि समिति द्वारा संस्तुत विषयों और फिटमेंट समिति द्वारा संस्तुत विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में फिटमेंट समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अंतर्गत कर दरों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए जाने और विसंगतियों को दूर किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। इस क्रम में राज्य द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से सीट शेयरिंग के आधार पर यात्री परिवहन सेवा से संबंधित कर की दर 5% होने पर सहमति व्यक्त की गई। इस संबंध में राज्य द्वारा आगे की अवधि के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से सीट शेयरिंग के आधार पर यात्री परिवहन सेवा पर कर की दर 5% होने को स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट न करते हुए संबंधित कर के प्रवेश को संशोधित किए जाने का अनुरोध
अनुरोध किया गया, जो परिषद द्वारा स्वीकार किया गया है। महिला अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर में जिलाधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल के नाम का 7 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, प्रीतम सिंह समेत हल्द्वानी, उधम सिंह नगर के विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रदेश सरकार का ध्यान खींचा। भाजपा की सरकार, चाहे केंद्र की हो, राज्य सरकार हो, हर फ्रंट पर फेल है। जन कल्याण के फ्रंट पर, समाज की सुरक्षा के सवाल पर, महिला सुरक्षा, दलित सुरक्षा, पिछड़ों की सुरक्षा, नौजवानों के रोजगार के फ्रंट पर, महंगाई के फ्रंट पर, हर फ्रंट पर ये फेल है। और उसके खिलाफ जो जन आक्रोश है, वो जन आक्रोश आज जो है कांग्रेस की दहाड़ रैली के रूप में यहाँ इकट्ठा है। देश में कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आखिर ऐसा क्या है कि हर कांड के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है। ये जितनी चीज़ें आप सब देख रहे हैं, इससे उद्वेलित होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसकी सरकार है, जिसकी जिम्मेदारी है, उसी के कार्यकर्ता जब इस तरीके की हरकतों में उतर आएंगे और खुलेआम गुंडाई चल रही है। कांग्रेस ने महिलाओं, दलितों, पिछड़ों की सुरक्षा से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे उठाए। वहीं किच्चा के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश शुक्ला ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी जो भारत सरकार ने उत्तराखंड को स्मार्ट सिटी के रूप में एक औद्योगिक नगर बसाने के लिए पैकेज दिया है, जो पूरे हिंदुस्तान में केवल 12 दिए गए, उसमें से एक उत्तराखंड को किच्चा मिला है, जिससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 20,000 करोड़ का निवेश होगा। 1200 करोड़ केवल उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। तो क्या जन विरोधी नीति है? 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या एम्स बन रहा है यहाँ हमारे तराई में, उत्तराखंड में जो दूसरा एम्स दिया है मोदी जी ने, जिसको हमारी सरकार बना रही है, क्या जन विरोधी है? क्या ये जो जितने काम हो रहे हैं, किसानों के लिए काम हो रहे हैं, मजदूरों के लिए काम हो रहे हैं, कोरोना काल से जो संकट आया उसके बाद हम सबके साथ खड़े हैं, ये सब जन विरोधी है? ये सब केवल प्रोपेगेंडा है, झूठ है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस के पास कोई हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। अभिनंदन ऑर्डर का मुद्दा उठाया। आप बताएं, एक नए कप्तान आया, आते ही 24 घंटे के अंदर उन्होंने के मुलजिम पकड़ लिए और जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उनको सस्पेंड किया। और क्या चाहते हैं? मुझे याद है वो दौर जब गोली चलाते थे सीओ के ऊपर कांग्रेस के लोग खनन करते हुए यहीं रामनगर में, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो आज कानून व्यवस्था कायम है, बढ़िया काम हो रहा है। जन विरोधी नीतियाँ भले कांग्रेस कहे, लेकिन जनता के हित में जितना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की प्रदेश सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी ऐसा काम हुआ। जिला प्रशासन देहरादून बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रहा है। देहरादून जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसी कड़ी में आज अधिकारियों संग बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जनपद में बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अभियान को सफल बनाने के लिए 12 होमगार्ड पीआरडी जवानों की तैनाती के साथ ही बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए पेट्रोलिंग टीम बनाई जाने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में जल्द ही 2 पेट्रोलिंग वाहनों का भी शुभारंभ किया जाएगा, जो शहर में घूमकर बच्चों को रेस्क्यू कर CWC में लाएंगे, जिसके बाद इन बच्चों को शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। उसका प्रोजेक्ट आने में करीबन 1 से 1.5 महीना लगेगा। नए व्हीकल्स आ रहे हैं और हमारा इंटेंसिव केयर शेल्टर यूनिट बनाया जा रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के थ्रू फंड्स हम डिस्पर्स कर रहे हैं और पूरा सिक्योर्ड वे में सिक्योरिटी उनको प्रदान की जाएगी। हमारा पर्पस ये है कि उनकी चेन को ब्रेक करना है। हम महीने में 2 हफ्ते में एक बार गाड़ी चलाते हैं, लाते हैं, फिर वो छूट जाते हैं, फिर भिक्षावृत्ति करते हैं। तो निरंतर उनको हर दिन पकड़ना है, जिससे उनका माइंड ट्रांसफॉर्म हो, वो उस सोशल इविल से अपने चाइल्डहुड राइट पे आएँ, जो उनका अधिकार है बचपन का, उसको ग्रहण करें। तो उसके लिए उनका माइंड ट्रांसफॉर्म करना बहुत आवश्यक है। वो तभी हो सकता है कि उनको एक अच्छा वातावरण दिया जाए। डेली गाड़ी पकड़ के उनको इंटेंसिव शेल्टर में जब रखेगी तो दे विल नो कि हमारा स्थान यहाँ पर है, सड़क पे नहीं।
वहीं जिलाधिकारी देहरादून ने जिला समाज कार्यालय का भी आज औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सर्वे चौक स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की स्थिति को जाना। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी योजना का आवेदन 7 दिन से अधिक लंबित न रहे। अगर आवेदन लंबित रखा गया तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समाज कल्याण हमारा एक फोरफ्रंट पे जो सोशल सर्विस प्रोवाइड करता है उसका एक फ्रंट रनर डिपार्टमेंट है। उसमें हमारी पेंशन्स और लोन्स पर्टिकुलरली वीकर सेक्शंस के लिए दिए जाते हैं। सो पर्पस यही था कि ब्लॉक की जो नर्व्स हैं वो यहाँ से डिटेक्ट की जा सकती हैं। भले ही सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ऑनलाइन में भी हमें ये चेक करना पड़ता है कि पेंडेंसी कितनी दिनों से है। तो इनके तीनों पेंशन्स में 15 दिन की 18 दिन की पेंडेंसी पाई गई है, जो कि इनको वार्न किया गया है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी भी पेंशन स्कीम में पेंडेंसी नहीं चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देहरादून का दिल कहे जाने वाले घंटाघर की घड़ी पिछले कुछ वक्त से बंद हो गई है। इसके अलावा यहां लगी लाइटें भी खराब हो गई हैं। वहीं इस संबंध में जब नगर आयुक्त गौरव कुमार से बात की गई तो उन्होंने इसके पीछे की वजह अज्ञात चोरों द्वारा कुछ तार और पैनल की चोरी बताया। वहीं नगर आयुक्त ने ये भी जानकारी दी कि चोरी की इस घटना को चोरों ने तीसरी बार अंजाम दिया है। पहले भी 2 बार अज्ञात चोरों ने तारों और पैनल की चोरी की है, जिसको लेकर थाने में तहरीर दी गई है। वहीं अब निगम की ओर से इस संबंध में दोषियों के विरुद्ध एक बार फिर से कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दे दी गई है। उस पर भी कुछ दिक्कत। मैंने अभी आज सुबह ही अखबार की खबर का संज्ञान लेते हुए इंजीनियर साहब से बात की है। उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर चोरी हुई है, जिससे हमारी सारी वायरिंग और पैनल वहाँ से चोरी कर लिए गए हैं। इसके लिए हम थाने में FIR दे रहे हैं। 2 बार विगत में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें भी हमारे द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी। अब ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। पुनः इसमें हम एक बार तीसरी बार पुनः तहरीर दे रहे हैं और अपनी तरफ से निगम इसमें आवश्यक कार्य करा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा प्रत्येक जनपद में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं चमोली जनपद के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग में भी उत्तराखंड विद्यालयी परिषद द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जनपद के कुछ स्कूलों के चुनिंदा अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षण दिया गया। वहीं कार्यशाला के मुख्य संयोजक उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी का कहना है कि इस तरह की कार्यशालाओं का लक्ष्य उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में दक्षतापूर्ण शिक्षा का संचार पैदा करना है। अभी हमारा जो टारगेट है वो उत्तराखंड के सभी जनपदों में दक्षता बेस जो टीचिंग लर्निंग है और जो असेसमेंट है उसकी प्रक्रियाओं को, उनकी बारीकियों को हम अपने टीचर्स के साथ में शेयर करेंगे। टीचर्स अपने क्लासरूम में उनको शेयर करेंगे। क्लासरूम में शेयरिंग के पश्चात बच्चों में निश्चित रूप से जो उनकी अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं उनका असेसमेंट का माध्यम बनेगी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अपर सचिव ब्रिज मोहन रावत का कहना है कि इस तरह की कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सैद्धांतिक के बजाय व्यवहारिक बनाया जाना है, ताकि विद्यार्थी आगे चलकर देश व समाज का विकास कर सकें। वो क्लासरूम टीचिंग इस प्रकार से हो कि बच्चे
वो केवल एक कोर्स पूरा करने वाली स्थितियां ना हो, बल्कि जो आवश्यक दक्षताएं हैं उन दक्षताओं को बच्चे प्राप्त कर सकें। और उन दक्षताओं को कैसे प्राप्त करेंगे? जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलओ जो हैं, जो प्रत्येक उसके साथ अलाइन किए गए हैं, प्रत्येक पाठ के साथ, उनके अनुरूप जो है वो शिक्षण हो, उनके अनुरूप जो है बच्चों की परीक्षाएं हों, प्रश्न पत्रों का स्वरूप बदले, जो दक्षता आधारित मूल्यांकन है उस और हम जा सके। तो इससे ये होगा कि जो शिक्षण का स्तर है उसमें भी सुधार आएगा और साथ साथ ये स्थितियां भी बनेंगी कि जो एनईपी 2020 में जो परिकल्पना की गई है कि बच्चे जो हैं वो क्या करें, उन दक्षताओं के साथ आए जो 21st सेंचुरी के जो आवश्यक जो स्किल्स हैं उनको प्राप्त करके वो वास्तविक जीवन में प्रवेश करें। उनका ज्ञान केवल सैद्धांतिक न हो, बल्कि उनके अंदर जो है वो व्यावहारिक दक्षताएं मौजूद हो, जिनसे वो जो है अपने जीवन को, समाज को और देश को जो है उच्चतम स्तर प्रदान कर सके। पौड़ी गढ़वाल में गुलदार के हमले से बचाव के लिए लिविंग विद लेपर्ड नाम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटद्वार के दुगड्डा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में लैंसडाउन वन प्रभाग के लैंसडाउन रेंज के उप प्रभागीय वनाधिकारी मंजीत कौर ने विद्यार्थियों को गुलदार से बचाव की जानकारी दी। गुलदार के साथ एक को एग्जिस्टेंस के सहचर के उपाय लोगों को बताते हैं, जिसमें वो ऐसे उपाय अपनाएं कि गुलदार जो है वो रिहायशी इलाकों से दूर रहे, सीधे सीधे कि वो उसकी टेरिटरी को डिस्टर्ब ना करें और गुलदार को भी अपनी टेरिटरी में आकर्षित ना करें। जैसे अपने मवेशियों को बाहर ना छोड़ें, घर गांव के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियाँ ना हो, लोग चलें तो समूह में चलें। तो हम चाहते हैं कि ये सारी नॉलेज हम अगर लोगों तक पहुंचाते हैं और वो थोड़ा जागरूक होकर अपनी तरफ से हमें भी सपोर्ट करते हैं, तो हम ऐसी वारदातों पर आसानी से और जल्दी कंट्रोल पा सकेंगे। कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों ने कहा कि गुलदार के हमले से बचने के लिए समूह में आना जाना और अपने घर के आसपास झाड़ियां न उगने देने जैसे कार्य बेहद जरूरी हैं, तभी वन्यजीवों के हमले से सुरक्षा संभव है। बुलाते तो हमको ग्रुप में आना है और हमारे आसपास झाड़ी वगैरह होती है उनको साफ़ करना है। और हाँ, जैसे रात के टाइम पे वॉशरूम जाते तो मतलब जैसे लाइट वगैरह होनी चाहिए वॉशरूम के सामने। और जैसे अपने पालतू जानवर होते हैं उनको रात के टाइम पे बाहर नहीं छोड़ना है। जानवर हैं वो अपना व्यवहार परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपना व्यवहार स्वयं परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मनुष्य को खाएंगे या फिर अन्य जानवरों को खाएंगे, लेकिन हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तभी जो है जंगली जानवर वगैरह कम होंगे। चंपावत जिले में आज से नंदा सुनंदा महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। अगले 7 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न दैवीय अनुष्ठानों के साथ ही शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। महोत्सव के अध्यक्ष शंकर पांडे ने बताया कि नंदा सुनंदा चंद राजाओं की कुल देवी के समान रूप में पूज्य है। वर्षों से यहाँ देवी पूजन और वैदिक कार्यों की ही परंपरा थी, लेकिन बीते 18 सालों से यहाँ इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं देवडांगर देवी लाल वर्मा बताते हैं कि चंपावत चंद राजाओं की राजधानी रही है और नंदा सुनंदा को उनकी कुलदेवी के समान ही समूचे गढ़वाल और कुमाऊं में पूजा जाता है। ऐतिहासिक नगरी है ये मेला, कुलदेवी चंद राजाओं की कुलदेवी के रूप में यहाँ पर पूजी जाती है। गढ़वाल और कुमाऊं में इस देवी का दोनों जगह समान रूप से पूजन किया जाता है। 14वें वर्ष से 12वें वर्ष में 14वें वर्ष में नंदा राज यात्रा भी निकाली जाती है। मगर हमारे बालेश्वर मंदिर में यहाँ पर चंपा देवी जो कि चंद राजाओं की कुलदेवी थी, उन्हीं के साथ माँ नंदा सुनंदा की भी मूर्ति है साथ में। इसीलिए इस मेले को यहाँ पर एक अलग पहचान दी गई है, अलग रूप दिया गया है, इसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। टिहरी बांध परियोजना की 1000 मेगावाट की पंप स्टोरेज प्लांट प्रोजेक्ट की 250 मेगावाट की पहली यूनिट का मैकेनिकल रन पूरा हो गया है। टीएचडीसी इंडिया और जीई के इंजीनियर इन दिनों मशीन के इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग करने में जुटे हुए हैं। जर्मनी के बर्लिन से 3 एक्सपर्ट
इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग को परख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 16 सितंबर को बर्लिन से मास्टर एक्सपर्ट टिहरी पहुंचकर इस टेस्टिंग को अंतिम रूप देंगे। टीएसडीसी के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी का कहना है कि इस माह के अंत तक सभी औपचारिकताएं और तकनीकी ट्रायल पूरे होने के बाद पहली यूनिट की कमीशनिंग हो जाएगी। टेस्टिंग सफल होने के बाद मशीन को ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। श्री जोशी ने कहा कि ये ऊर्जा के क्षेत्र में ये टीएसडीसी की लंबी छलांग होगी। पीएसपी देश की इस तरह की अनोखी परियोजना है जिसमें रिवर्स तकनीक का प्रयोग कर मशीन बिजली बनाएगी। श्री जोशी का कहना है कि 15 से 20 सितंबर के बीच पीएसपी की दूसरी यूनिट का मैकेनिक रन भी शुरू किया जाएगा। जैसे आपको पता है कि हमने जो टिहरी पीएसपी की पहली मशीन है इसका मैकेनिकल रन सक्सेसफुली हम लोग कर चुके हैं और इसकी जो रेटेड स्पीड है वो उस तक इसकी पूरी टेस्टिंग हो चुकी है। इसके जो टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन और पियरिंग स्टेबलाइजेशन, उसकी बैलेंसिंग सारा मशीन का हो चुका है। तो मैकेनिकली हमारी हम कह सकते हैं कि मशीन मैकेनिकली हमारी एकदम कंप्लीट तैयार है और अब इसकी इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग चल रही है क्योंकि ये पहली अपने किस्म की एक मशीन है हिंदुस्तान के अंदर, वेरिएबल स्पीड मशीन। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि इम्पोर्टेड सिस्टम्स हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है इसका एक VSI इसको बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। उसके एक्सपर्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। 2 एक्सपर्ट्स ऑलरेडी हमारे साइट पे हैं और इसके जो मेन एक्सपर्ट हैं वो 16 तारीख को हमारे पास आ रहे हैं। तो और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस सितंबर एंड तक इस मशीन को ग्रिड के साथ जोड़ देंगे। टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी ने बताया कि टिहरी बांध से 25 मिलियन यूनिट बिजली का हर दिन उत्पादन हो रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि टिहरी बांध की झील के जलस्तर का रिजर्वायर लेवल 826.37 मीटर तक पहुंच गया है। टीएचडीसी को सरकार ने RL 830 मीटर तक जलाशय भरने की अनुमति 2 वर्ष पहले ही मिल चुकी है। वहीं अब पहली बार इस साल टीएचडीसी झील का RL 830 मीटर तक भरेगी ताकि ग्रिड पर्याप्त मात्रा में अधिक बिजली उपलब्ध करा सके। झील का जो स्तर है वो करीब 826.37 है। 830 तक की हमको अप्रूवल है और हम ये सोच रहे हैं कि इसको इस बार 830 तक टच कराएंगे क्योंकि पहली बार 830 टच करेगा ये। और हमारा जो आजकल जनरेशन हमारी मशीनें ओवरलोड पे चल रही हैं। ओवरलोड का मतलब है कि जो इनकी जो कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा चल रही है। तो आज की डेट में अगर हम कहें तो हमारा जो हम ग्रिड को सपोर्ट कर रहे हैं वो 1072 मेगावाट का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 1000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है। और जो हमारा जनरेशन आजकल चल रहा है वो करीब 25 मिलियन यूनिट चल रहा है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। हिमालय के संरक्षण के लिए बनाई जाएगी कमेटी। हर साल 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। नई दिल्ली में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक का आयोजन। बैठक में वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने किया उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। महिला अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस ने रुद्रपुर में जिलाधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर खींचा सरकार का ध्यान। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण की समीक्षा। सूख रहे जल स्रोतों के उपचार, रिचार्ज क्षेत्रों की पहचान और सीमांकन के दिए निर्देश। और देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने चलाया भिक्षावृत्ति रोकने का अभियान। पेट्रोलिंग और होमगार्ड पीआरडी जवानों की होगी तैनाती। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारी इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।